हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडेंस प्रोग्राम में। गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने पहला जो टॉपिक था, पहला जो सब्जेक्ट था प्रश्न पत्र प्रथम में जीएस के अंतर्गत इतिहास को कंप्लीट किया। इतिहास को देखा, समझा, उसकी अध्ययन रणनीति को देखा, विषय वस्तुओं को देखा, प्रश्न पत्र की जानकारी ली और प्रश्न पूछने के तरीके को भी देखा था। आज हम इसी कड़ी में दूसरा विषय लेकर आए हैं। प्रथम प्रश्न पत्र के दूसरे पेपर की दूसरे टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो वो सामान्य अध्ययन में भारतीय समाज है। भारतीय समाज से संबंधित आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय वस्तुओं को देखेंगे, आने वाले प्रश्नों की प्रकृति को समझेंगे, प्रश्न कितने नंबर्स के आते हैं, मतलब कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, साथ ही कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, इन सभी चीज़ों की एक अध्ययन रणनीति पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा आपको कि यहाँ पर भारतीय समाज अर्थात इंडियन सोसाइटी अगर आपको कंप्लीट करनी है, अध्ययन कर रहे हैं, आप मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भारतीय समाज की कितनी अहम भूमिका है और इसको आप किस तरीके से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को लेकर डिस्कस करने को टॉपिक ही है और विषय वस्तु हैं, तो उन्हीं की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय समाज की। भारतीय समाज, आप सभी, आई होप आपने, मैंने पहले वीडियो में कहा था, सिलेबस आप सभी के पास ज़रूर होना चाहिए। तो सिलेबस आप सभी ने अब तक डाउनलोड कर लिया होगा या कहीं ना कहीं से चीज़ों को वहाँ पर रखा होगा, हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में आपके पास होना चाहिए। आज हम इसी कड़ी में आपका सामान्य अध्ययन पेपर 1 का जो आप सिलेबस देखते हैं उसमें भारतीय समाज से संबंधित कुछ सिलेबस की चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। भारतीय समाज का यदि आप सिलेबस देखें तो वहाँ पर मुख्यतः 4 लाइनों में पूरी बातें कही गई हैं। पहली लाइन कहती है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। भारतीय समाज कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, यह किन तरीके के गुणों से समाहित है, इसकी अपनी खूबसूरती क्या है, इसकी अपनी विविधता क्या है, ये किस तरीके से विविधता में एकता को स्थापित करता है, विविधता के कौन कौन से लक्षण हैं, क्या ये राष्ट्र को एक करते हैं या राष्ट्र में विभाजन की प्रकृति को स्थापित करते हैं। यहाँ पर इस तरीके को हम भारतीय समाज की विशेषताओं के संदर्भ में बहुत सारे अलग अलग संदर्भों से पढ़ते हैं। जब आप इस सिलेबस को कवर करने जाते हैं तो भारतीय समाज अपने आप में, आप जब उसे पढ़ते हैं तो एक खूबसूरत सच कहते हैं कि एक गुलदस्ते नुमा होता है जिसमें कई तरीके के अलग अलग फूल वहाँ पर होते हैं और हर फूल की अपनी एक प्रकृति होती है, अपनी एक सुंदरता, अपनी एक जो होते हैं गुण होते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारा भारतीय समाज है जो बहुत सारे अलग अलग गुणों से समाहित है। लेकिन कहते हैं हर एक फूल के साथ कहीं ना कहीं कुछ कांटे भी होते हैं जो आपके लिए समस्याप्रद होते हैं। तो इसी तरीके से समाज में कुछ अराजक तत्व भी होते हैं जो कि समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं। तो इसी संदर्भ में हम भारतीय समाज की जो मुख्य विशेषताएं हैं इनका अवलोकन करते हैं, पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं इससे। तो बेसिकली प्री में यहाँ पर भारतीय समाज का कोई लेना देना नहीं है। इससे संबंधित जो प्री में क्वेश्चन आते भी हैं वो बेसिकली करंट ओरिएंटेड होते हैं, किसी प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं उससे होते हैं। तो इसलिए वहाँ पर इसकी कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ मुख्यतः अगर मेंस विषय की बात करें तो वहाँ पर इसको अस्पष्ट शब्दों में उसको बोला गया है और उससे संबंधित प्रश्न भी दिए गए हैं। तो मैंने जो विश्लेषण किया है, विश्लेषण करने के पश्चात यहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चन मुझे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो इसकी प्रकृति रही है देखने के क्वेश्चन की, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं में पिछले 5 सालों में, तो 2015 में यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए हैं, 16 में 2 क्वेश्चन है, 17 में भी 2 क्वेश्चन है, 18 में 1 क्वेश्चन है और 19 में 2 क्वेश्चन है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं से। दूसरा पहलू आता है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठनों से। महिलाओं का जो टॉपिक है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस की बढ़ी भी गई है। हाल फिलहाल के समयों पर महिलाओं से संबंधित कई सारे मुद्दे हैं, चाहे वो किसी प्रकार की हिंसा के कारण हो, किसी प्रकार के कानून के कारण हो या किसी प्रकार की उपलब्धियों के कारण हो। महिलाओं की जो होती है एक स्थिति में जिस तरीके से सुधार हुआ है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो या भारतीय स्तर पर हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, उन सभी संदर्भों के कारण महिलाओं की एक अपनी एक प्रमुख भूमिका रही है। भारतीय समाज के निर्माण से लेकर उसको गतिशीलता प्रदान करते हुए विकासात्मक परिस्थितियों तक ले जाने में उनकी हमेशा एक अहम भूमिका रही है। चाहे आप ऐतिहासिक पहलुओं से देखें, राजनीतिक पहलुओं से देखें या आर्थिक पहलुओं से देखें और वर्तमान समय में वैज्ञानिक पहलुओं से भी देखें, हर एक क्षेत्र में अपना उनका एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो यहाँ पर एक भूमिका के तौर पर महिलाओं के अगर हम क्वेश्चन देखें तो बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड इस तरीके के क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। महिलाओं के जो क्वेश्चन हैं मैंने देखे हैं कि वहाँ पर वो अलग अलग टॉपिक से भी इंटररिलेट करके पूछे गए। तो बेसिकली यहाँ पर
एक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, 16-17 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 18 और 19 में एक और दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो समटाइम एक क्वेश्चन जरूर आता है। जिस साल क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखें कि 2016 और 17 में यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, उस साल क्वेश्चन आए हैं, लेकिन वो बेसिकली वोमेन सेंट्रिक नहीं थे, महिलाओं के केंद्रित नहीं थे, बल्कि यहाँ पर कुछ अन्य टॉपिक से इंटर रिलेट करते थे, इसलिए मैंने उनको अलग टॉपिक्स में रख दिया था। तो इसलिए एवरेज मानकर चलते हैं, एक क्वेश्चन कंपलसरी है जो महिलाओं से रिलेटेड आता ही आता है। तीसरा टॉपिक है जिसमें कई अलग अलग मुद्दों का समावेशन है, जैसे कि जनसंख्या, उससे संबंधित मुद्दे, जनसंख्या का बढ़ना, समस्याएं, उनका निवारण, उपाय, इस तरीके की जो रणनीतियां, साथ ही वहां पर आपकी जो पॉलिसीज आ रही हैं जनसंख्या को लेकर, या परिवार नियोजन की जो बातें आती हैं, तो जनसंख्या के संबंधित वहां पर मुद्दे आते हैं। गरीबी से संबंधित मुद्दे भी इसमें आते हैं। गरीबी समस्या के रूप में कैसे है, उसके निवारण को लेकर क्या उपाय करें, सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की बात करते हैं। इस चीज़ों को लेकर विकासात्मक विषय हैं कि किस तरीके से भारतीय समाज के विकास के लिए कौन से प्रमुख भूमिकाएं हैं। शहरीकरण को यहाँ पर रखा गया है, समस्याएं और रक्षोपाय हैं। तो इस तरीके से यदि हम देखे जाएं तो यहाँ पर जो थर्ड टॉपिक है वो कई अलग अलग विषयों का एक बेहतर समावेशन की स्थिति रखता है, जो भारतीय समाज की अपनी विशेषताओं से परिपूर्ण दिखाई देता है, जिसमें समस्याएं मूलतः हैं। ये जो टॉपिक है वो मूलतः समस्याओं से जुड़ा हुआ टॉपिक है, चाहे वो जनसंख्या संबंधित समस्याएं हैं, गरीबी संबंधित हो, शहरीकरण से हो, या अन्य प्रकार की समस्याएं, प्लस इन्हीं मुद्दों से संबंधित रक्षोपाय, अर्थात इन्हें दूर कैसे किया जा सकता है। तो मूलतः ये टॉपिक दो तरीके से पढ़े जाएंगे, एक तो ये टॉपिक क्या है, फिर इनकी इस कारण समस्या क्या है, और इनके रक्षोपाय क्या किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा और इसके बारे में परिप्रेक्ष्य नहीं करना है या आपको डिटेलिंग पर नहीं जाना है। क्वेश्चन की बात करते हैं तो अपने आप में यहाँ पर कई सारे टॉपिक्स हैं, इसलिए कंपलसरी के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको 15, 16 और 17 में दो क्वेश्चन आए हैं, 18 में एक क्वेश्चन आया था, 19 में एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आया था। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो यहाँ पर कम से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं इस टॉपिक से। चौथा यहाँ पर एट द लास्ट यहाँ पर भारतीय समाज का जो टॉपिक बचता है वो है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पर चार टॉपिक हैं, वैश्वीकरण क्या है, क्षेत्रवाद क्या है, सामाजिक सशक्तिकरण क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो इससे संबंधित यहाँ पर इससे क्वेश्चन आते हैं, और ये भी सम टाइम ये क्वेश्चन जो होते हैं स्पेसिफिक ना होकर किसी अन्य के साथ समाहित होते हैं। जैसे भूमंडलीकरण के हम प्रभावों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर वैश्वीकरण ही भी इसको हम कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। तो इसका क्या प्रभाव है, महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। धर्मनिरपेक्षता है, उसको लेकर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके से वैश्वीकरण कारण धर्मनिरपेक्षता या धर्म को लेकर क्या परिवर्तन आए हैं। तो इस तरीके के प्रभावों संबंधी यहाँ पर भी क्वेश्चन इससे बनते हैं। क्वेश्चन की प्रकृति जो बनती है, या क्वेश्चन कितने टाइप या कितने नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं हर साल, 2015, 16 और 17 में एक ही क्वेश्चन आया है, 18 और 19 में से दो क्वेश्चन आए हैं। तो यहां पर अगर हम देखें भारतीय समाज का एक विषय वस्तु के रूप में, तो ये कई सारी विविधताओं से परिपूर्ण है जो कि भारतीय समाज को प्रभावित करते हैं, भारतीय समाज के स्वरूप को स्थापित करते हैं, उनका निर्धारण करते हैं, साथ ही भारतीय समाज के विकास की परिस्थितियों को वहां पर किस तरीके से हम आगे ले जा सकते हैं, उससे संबंधित रक्षोपाय, कानून इत्यादि चीजों की भी हम चर्चा करते हैं। तुलनात्मक परिस्थितियों का भी अध्ययन करते हैं जो कि अलग भारतीय समाज को अन्य कह सकते हैं समाजों से अलग कैसे स्थापित करता है। तो इस संदर्भ से अगर हम बात करते हैं तो भारतीय समाज अपने आप में कई सारी चीजों को लेकर इस पर चर्चा होती रहती है इस टॉपिक में। अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूं तो हर साल भारतीय समाज से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो अगर हम 2015 की बात करें तो 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन आपके आए हैं 2015 में। इसी तरीके से 5 क्वेश्चन आपको 2016 में आए हैं। 17 की मैं बात करूं तो यहां भी 5 क्वेश्चन हैं। 18 की मैं बात करता हूं तो यहां पर 5 क्वेश्चन है, और 19 की भी बात करूं तो यहां 6 क्वेश्चन है। तो ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन आपको भारतीय समाज से देखने को मिल जाते हैं। अगर 20 क्वेश्चन की मैं बात करूं, 20 क्वेश्चन में 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन ही यहाँ पर, 5 और 6 क्वेश्चन ही यहाँ पर आते हैं। लेकिन अपनी एक बहुत ही कम शब्दों में कह सकता हूं कि ये इंपॉर्टेंस इस परिदृश्य से हो जाता है। पहली चीज यहाँ पर करंट ओरिएंटेड होने के कारण ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहता है। इसके अंतर्गत जो टॉपिक हैं वो भी करंट में लगातार चर्चा का विषय रहते हैं, चाहे वो जनसंख्या हो, गरीबी हो, महिलाएं हो, शहरीकरण हो, भूमंडलीकरण हो, धर्मनिरपेक्षता हो, क्षेत्रवाद हो। तो ये सारे जो टॉपिक है ना, ये हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं किसी न किसी कारण से, किसी न किसी विषय वस्तु के कारण, और इसलिए इनका अध्ययन जो भी करने की रणनीति होनी चाहिए वो भी हम इस पर चर्चा करेंगे किस तरीके से होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा भारतीय समाज का विषय वस्तु, भारतीय समाज से पूछे जाने वाले क्वेश्चन की प्रकृति, कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं,
अगर आप इस विषय वस्तु को कंप्लीट करेंगे तो यहां पर आपके पास स्रोत क्या होने चाहिए। मूलतः एक बुक है, बेसिकली एनसीईआरटी भी आप ले सकते हैं, 11th और 12th की आती है, 10th की भी आती है। इसके अतिरिक्त आप राम आहूजा जी की भारतीय समाज की पुस्तक आती है, वो ले सकते हैं। करंट, मैंने पहले भी कहा कि ये हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं, करंट में बहुत ज़्यादा वहाँ पर चर्चा की जाती है और इस कारण से आपको करंट मैगजीन वहाँ पर फॉलोअप करनी होगी, चाहे वो आप क्रॉनिकल ले सकते हैं, दृष्टि ले सकते हैं, विजन की ले सकते हैं, परीक्षा मंथन आती है, तो वहाँ पर जो भी आपके आसपास उपलब्ध हो और यहाँ पर सिविल सर्विस के ओरिएंटेड है, अच्छे से डिस्क्राइब है, तो आप एक मंथली मैगजीन ज़रूर फॉलो करें क्योंकि बहुत ज़रूरी है। भारतीय समाज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है करंट के ओरिएंटेड परिदृश्य से, इसलिए बेसिक चीज़ें तो आपको पता चल जाएंगी, लेकिन करंट के आधार पर अगर आप उसे स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कैसे स्टडी करनी है वो भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको, अभी तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, अब मैं आपको ये बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, क्योंकि रणनीति जो होगी पढ़ने की वो डिपेंड करेगी क्वेश्चन पूछने की प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। देखिए यहां पर मैंने लिखे हैं प्रश्न के प्रकार। भारतीय समाज में मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी प्रकृति कैसी है। मैंने जो मूलतः पाया वहां पर 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 अलग अलग टाइप्स के वहां पर भारतीय समाज से के प्रश्न बनते हैं। पहला जो प्रश्न मैंने देखा, एक प्रभावोत्पादक प्रश्न, अर्थात कोई टॉपिक का दूसरे टॉपिक पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उससे संबंधित कोई प्रश्न बनाते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप एक क्वेश्चन मैंने उठाया, यहां पर 2 क्वेश्चन में लिखे हैं, जैसे कि वैश्वीकरण का महिलाओं पर प्रभाव, दूसरा शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव। तो महिलाओं का भी आपका टॉपिक है और शहरीकरण का भी टॉपिक है, तो यहां पर इन दोनों ही स्तरों पर वैश्वीकरण का भी नीचे यहां पर टॉपिक दिया हुआ है। तो यहां पर कैसा प्रश्न है, प्रभावोत्पादक, अर्थात किसी एक का दूसरे पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा से संबंधित प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न होता है तुलनात्मक प्रश्न होता है। तुलनात्मक करने का मतलब जैसे कि यहां पर है भारतीय और पश्चिमी संस्कृति या समाज का अध्ययन करता हुआ, या फिर धर्मनिरपेक्षता, या जैसे कि भारतीय पंथ निरपेक्ष और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है, किस तरीके से वो एक दूसरे से अलग हैं, तो एक तुलनात्मक प्रश्न भी यहां पर बनाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है संकटोपन्न, संकट, किसी प्रकार के संकट के कारण जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं उससे संबंधित प्रश्न, जैसे कि वैश्विक पहचान के कारण क्या हम स्थानीय प्रकृति या स्थानीयता को खोते जाने की एक चुनौती उत्पन्न होती है, क्या भूमंडली के कारण क्या हम अपने स्थानीय प्रकृति को, स्थानीयता को, स्थानीय संस्कृति को खो रहे हैं, इससे संबंधित एक चुनौती उत्पन्न हो रही है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो यहां पर एक संकटोत्पन्न स्थिति के आधार पर भी प्रश्न बनते हैं। चौथा, समय काल के आधार पर भी प्रश्न बनते हैं या स्थान के आधार पर प्रश्न बनते हैं, जैसे कि महिलाओं के समक्ष स्थान व समय संबंधी चुनौतियां क्या क्या हैं, तो यहां पर समय और स्थान को लेकर आपको डिस्कस करना पड़ता है। और पांचवा जो प्रश्न है वो होता है विषय विशेष आधारित प्रश्न, जैसे कि अनुसूचित जातियों संबंधी प्रश्न, अनुसूचित जनजातियों संबंधी प्रश्न, इसके अलावा ओबीसी है, वृद्ध हैं, पेंशन हो गई, समाज को लेकर स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हो गई, तो इससे संबंधित यहाँ पर शिक्षा हो गई, सुरक्षा को लेकर कोई कानून हो गया, तो यहाँ पर इससे संबंधित यहाँ पर भी आपको विषय विशेष संबंधी भी प्रश्न आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पाया, भारतीय समाज में 5 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं प्रश्नों का एक विश्लेषण स्वरूप आपके अध्ययन की रणनीति होनी चाहिए। तो प्रश्न क्या थे, एक तो प्रभावोत्पादक प्रश्न है, तुलनात्मक हैं, संकट आधारित हैं, समय काल आधारित हैं और विषय विशेष आधारित हैं। तो आपके अध्ययन की रणनीति कैसी होनी चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। हमने समझ लिया प्रश्न, विषय वस्तु, उसके पूछने के तरीके, नंबर ऑफ क्वेश्चन और स्रोत। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जब आपकी अध्ययन की रणनीति 2 तरीके की है। पहला, भारतीय समाज को आप बहुआयामी तरीके से पढ़ेंगे। बहुआयामी रणनीति कैसी होगी, इसका मैंने एक एग्जांपल अभी लिखा है, वो उसकी डिस्कस करेंगे। दूसरा, यहां पर क्या करना है, करंट आधारित होना चाहिए, अर्थात जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका करंट बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मूलतः करंट के आधार पर ही भारतीय समाज का बनता है। तो इसलिए पहली रणनीति करंट आधारित, अर्थात करंट को बेस बनाएं, कोई टॉपिक जो करंट में है उसी टॉपिक को उठाइए, उसका अध्ययन करिए और अध्ययन के दौरान उसमें बहुआयामी रणनीति का समावेशन करिए। बहुआयामी रणनीति क्या होती है, यहां पर देखिए एग्जाम्पल स्वरूप मैंने लिखा हुआ है। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, जब आप बहुआयामी रणनीति बनाते हैं तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि हम महिला का टॉपिक लेते हैं, मान लीजिए महिलाओं संबंधित कोई कानून आया,
जैसे कि मान लीजिए दहेज को लेकर कोई कानून बना है या फिर उनके पॉस्को एक्ट वहाँ पर आया है। तो इस तरीके के जो भी कानून आए हैं जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बात की जा रही है, तो अब महिला का टॉपिक करंट में आ गया है। अब करंट में आ गया है तो आप पर्टिकुलर क्या क्या पढ़ सकते हैं, वहां पर क्वेश्चन इनमें से किसी प्रकार का बना सकते हैं। वो प्रभावोत्पादक बना देंगे, तुलनात्मक बना दिया उन्होंने, संकटपन्य या समय काल विषय विशेष भी बना देंगे। तो आपको करंट का क्वेश्चन था महिला आधारित, इसलिए महिला का टॉपिक आपने उठाया करंट से, उसका अध्ययन किया जितना वहां पर करंट में था। अब हम इसमें एक बहुआयामी रणनीति का समावेश करेंगे। बहुआयामी रणनीति में मैंने इसे 4 पार्ट में यहां पर डिवाइड किया है। बेसिकली एक विषय के आधार पर, दूसरा क्षेत्र के आधार पर, तीसरा समय के आधार पर, और चौथा यहां पर हमने स्थान के आधार पर, जिसको हम क्षेत्र के आधार पर भी कहते हैं। तो स्थान के आधार पर मैंने इसे 4 पार्ट में, आप इसको बहुआयामी रणनीति करेंगे। अब अगर विषय के आधार पर महिला का विषय उठाते हैं, टॉपिक उठाते हैं, तो उसका अध्ययन आप कैसे करेंगे? देखिए, विषय के अंतर्गत क्या है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति का आकलन करना, आर्थिक क्षेत्रों में उनका योगदान का आकलन करना, दूसरा सामाजिक स्थितियों का आकलन करना, तीसरा राजनीतिक स्थिति का आकलन करना, चौथा वैज्ञानिक स्थिति का, अर्थात इस तरीके से, अर्थात विषयों के आधार पर महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करना, उनको वहां पर स्टडी करना। चौथा क्षेत्र के आधार पर, एक विषय के अंतर्गत कई अलग अलग क्षेत्र आते हैं, उनका अध्ययन करना। जैसे कि शिक्षा के आधार पर महिलाओं की स्थिति कैसी है, परिवार में उनकी स्थिति कैसी है, रोजगार के संदर्भ में उनको क्या स्थान प्राप्त है, कितने रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध हो रहे हैं, समाज परिवार उनको किस तरीके से देखता है, रोजगार करने की उनकी प्रकृति कैसी होती है, इसके अलावा विकासात्मक स्थितियों में महिलाओं की क्या भूमिका है। तो कुछ इस तरीके से क्षेत्रों के आधार पर भी आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। समय के स्थान पर भी हम अध्ययन करेंगे, जैसे कि प्राचीन काल से आधुनिक समय में महिलाओं की स्थिति या सामाजिक स्थितियों में होने वाले परिवर्तन, या फिर हड़प्पा सभ्यता से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की शिक्षा पद्धति में आए हुए बदलावों का अध्ययन कीजिए। तो यहां पर क्या हुआ, तीसरा क्वेश्चन कुछ समय आधारित होते हैं कि 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी या 21वीं सदी के मध्य महिलाओं के संदर्भ में समय और स्थान के आधार पर क्या क्या चुनौतियां देखी गई हैं। तो यहां पर समय हो गया, जो समय हो गया प्राचीन काल से वर्तमान समय तक, हड़प्पा से ब्रिटिश के समय तक, या फिर आपका 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक की, इस तरह के समय आधारित क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो समय का एक तुलनात्मक अध्ययन भी आपको करना है। और चौथा यहां पर बचता है स्थान विशेष के आधार पर। समटाइम क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, भारतीय महिलाओं की स्थिति पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति की तुलना में कमजोर दिखाई देती है, तो वहां पर एक तुलनात्मक यहां पर स्थान विशेष का भी होना चाहिए, अर्थात पश्चिमी क्षेत्रों में और भारतीय क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का। इसके अलावा समटाइम यहां पर भारत के अंतर्गत ही वहां पर स्थान विशेष की तुलना होती है, जैसे उत्तर भारत में महिलाओं की परिस्थिति दक्षिण भारत में महिलाओं की परिस्थिति से कमजोर दिखाई देती है, कारणों की समीक्षा कीजिए। तो यहां पर हमने देखा कि जब आप एक विषय को पढ़ते हैं तो विषय को करंट में चर्चा के कारण आप उसे उठाते हैं, आधार वही होना चाहिए, लेकिन पढ़ते समय उसमें बहुआयामी रणनीति का आपको भारतीय समाज में समावेश करना है, जिसमें आपको विषय, क्षेत्र, समय और स्थान का वहां पर समावेश करना है। तो यहां पर हमने देखा भारतीय समाज से संबंधित आर्थिक प्रक्रिया को लेकर, विषय वस्तु को लेकर, पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को लेकर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर, स्रोतों की चर्चा की, अध्ययन रणनीति को देखा और उसके लिए एग्जाम्पल्स की भी चर्चा की। तो आई होप आपका ये जो स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर डिस्कस की है आपको पसंद आएगा, आपके अध्ययन करने की रणनीति में बदलाव आएंगे और जो गलतियां आप कर रहे थे उसमें वहां पर आप सुधार करेंगे। तो आज के लिए इस टॉपिक को यहीं रोकेंगे। भारतीय समाज से संबंधित हमने यहाँ पर हर एक विषय वस्तु को यहाँ पर कंप्लीट किया है। देखिए एक चीज और यहाँ पर एट लास्ट में कहूंगा, नोट्स बनाना जरूर अच्छा बनाएं, और नोट्स तब बनाएं जब आप पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से वहां पर क्लियर कर लें, कंप्लीट कर लें, नोट डाउन कर लें, उसके बाद रिवीजन कर लें। रिवीजन करने के बाद फिर आपका जो शॉर्ट नोट्स बनेगा ना, वो बहुत किफ़ायती होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना, वो बहुत सटीक होना चाहिए। और शॉर्ट नोट्स की अपनी एक बहुत बड़ी महत्ता है, मैंने पहले भी कहा है कि जब आपका रिवीजन का समय आता है तो वहाँ पर आप 12 महीने की मैगजीन नहीं पढ़ सकते हैं, वहाँ आप बुक और एनसीईआरटी को पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों का समावेश यदि आपके पास एक शॉर्ट नोट्स में होगा, आपने जो सारी चीज़ों का स्टडी किया है उनको शॉर्ट में वहाँ पर क्रिप्स में आपने 100 या 50 पन्नों में लिख लिया है, तो मेंस के समय में ये 50-100 पन्ने पढ़ के आपकी पूरी रणनीति क्लियर होगी और बहुत सरल वहाँ पर समावेशन होगा, याद होगा और रिवीजन करना होगा। इसलिए
इस अध्ययन रणनीति को अपनाने के पश्चात जब आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं तो उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते चलेंगे तो आप ही को बहुत बड़ा फायदा होगा। तो वहाँ पर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। सामान्य अध्ययन विषय पेपर में भूगोल का जो अंतिम टॉपिक बचता है, पेपर 1 में 3 ही टॉपिक हैं जैसा हम जानते हैं, इतिहास, भारतीय समाज और भूगोल। तो 2 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, तीसरा वीडियो जो होगा भूगोल संबंधित होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, भूगोल को लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।